हरियाणा में निकाय चुनाव की सरगर्मियां दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। एक ओर जून के महीने में सूरज की तपिश तो दूसरी ओर हरियाणा में निकाय चुनाव की गर्माहट महसूस की जा रही है और निकाय चुनाव में अब जोड़ तोड़ की राजनीति भी देखने को मिल रही है। बहस जरूरी है इसलिए कि क्या निकाय चुनाव में जोड़ तोड़ की राजनीति हावी हो रही है, क्या नफे नुकसान को देखते हुए निकाय चुनाव में नेता पाला बदलने में लगे हुए हैं। और इन्हीं विषयों को लेकर चर्चा करेंगे, सवालों के साथ बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें कि निकाय चुनाव में जोड़ तोड़ की राजनीति भी हो रही है क्या, ये एक अहम सवाल रहेगा। साथ ही दूसरा सवाल जो कि आज की चर्चा के लिए बहुत बेहद अहम है और इस चर्चा में इन सवालों का जवाब भी लेंगे अपने खास मेहमानों से, वो ये है कि क्या टिकट न मिलने से नाराज नेता खेल बिगाड़ सकते हैं। सवाल नंबर 3, क्या भ्रष्टाचार निकाय चुनाव में बड़ा चुनावी मुद्दा है। और इन्हीं सवालों के साथ लगते कुछ और अहम सवालों पर चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों से, जो कि अब से कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा का निकाय चुनाव अब किस दिशा में जा रहा है। क्योंकि राज्यसभा का चुनाव भी हो चुका है, वोटिंग खत्म हो चुकी है, रिजल्ट आ चुके हैं, तो जिनके प्रत्याशी जीते हैं उनमें कॉन्फिडेंस अलग है, लेकिन जिनके प्रत्याशी हारे हैं वो कई अलग तरह के आरोप भी लगा रहे हैं। बल इस विषय को लेकर तो चर्चा होगी ही, साथ ही साथ चूंकि राज्यसभा के चुनाव से पहले से निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी थी और इसके बाद भी इसका असर क्या इस पर देखने को मिलेगा, इससे भी लगते कुछ सवालों को लेंगे, चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों से। क्योंकि हरियाणा के निकाय चुनावों में जो विषय हैं वो अब एक आम चुनाव जैसे हो गए हैं, जो कि चाहे वो अब लोकसभा के हों या फिर विधानसभा के चुनाव, मुद्दा जो है वो कुछ उसी तरह का रह सकता है। भ्रष्टाचार, विकास, इन सभी विषयों पर हम बारी बारी से चर्चा कर रहे हैं और निकाय चुनावों की एक एक परत को खोलकर जनता के सामने रख रहे हैं और राजनीतिक दलों की मंशा क्या है इन चुनावों से और वो प्रदेश के हित में कितना काम करने को तैयार हैं, तत्पर हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और कुछ एक विषयों पर चर्चा अब तक हम कर चुके हैं, लेकिन अब ये चर्चा आगे बढ़ती हुई यहाँ तक आ गई है कि जोड़ तोड़ की राजनीति भी अब निकाय चुनावों में शुरू हो गई है क्या, प्रश्न इससे भी जुड़ा हुआ रहेगा। साथ ही साथ जो प्रत्याशी कुछ चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा लेकर आए और जिन्हें उम्मीद थी कि उन्हें टिकट मिल सकता है पार्टी की तरफ से या फिर वो इस बार निकाय चुनाव में अपना दम आजमा सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें पार्टी की तरफ से टिकट नहीं मिला है तो नाराजगी लाजिमी सी बात है और इस नाराजगी से पार्टी को क्या वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। और चूंकि भ्रष्टाचार भी चर्चा गाहे बगाहे इसकी होती रही है, अभी इसमें निकाय चुनाव में इसका कितना असर देखने को मिलेगा, क्या भ्रष्टाचार को लेकर भी यहाँ निकाय चुनाव पर असर पड़ सकता है। क्योंकि बहुत सारी नगर पालिकाओं में, बहुत सारे निकायों में चेयरमैन और पार्षदों को लेकर भी कई तरह के आरोप लगते रहे कि वो पार्शियलिटी करते हैं और इसमें कई तरह की भ्रष्टाचार के बेजिक्र किए जाते हैं कि स्थानीय स्तर पर कोई काम यदि करवाया जाता है तो उसमें भी भ्रष्टाचार किए जाने की बातें सामने आती रही हैं। चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों से। एक छोटा सा परिचय मैं अपने मेहमानों का करवा देता हूं। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ बीजेपी से हैं, मनीष खटाना साहब कांग्रेस से हमारे साथ पक्ष रखेंगे, दीप कमल सारण जी हमारे साथ हैं बीजेपी के साथ सरकार चला रही जेजेपी पार्टी से, और कृष्ण कुटेल जी प्रवक्ता हैं एनएलडी के, और शिखा गर्ग जी आम आदमी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगी। चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रवीण अत्रे साहब, अभी राज्यसभा चुनावों की स्थिति को देख रहे हैं, अभी उस पर आरोप प्रत्यारोपों का तो दौर चल ही रहा है, इस पर निकाय चुनाव में भी अब ये बातें सामने आ रही है कि जोड़ तोड़ की राजनीति यहां भी शुरू हो गई है। देखिए आशीष जी, जहां तक राज्यसभा चुनाव की बात है, जो आपने जिक्र किया आरोप प्रत्यारोप, अभी तक की स्थिति तो ये है कि कांग्रेस के अंदर ही आरोप चल रहे हैं। कांग्रेस के नेता अपनी पार्टी के ही नेताओं पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। कारण तो आप लोगों को बता रहे हैं ना सर, कि आप लोगों की वजह से सब हो रहा है। नहीं, हमने चुनाव जीता है और जिस आजाद प्रत्याशी को हमने समर्थन दिया था वो भी चुनाव जीत गया जी। तो इसको तो आप कांग्रेस को ये कह सकते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब वो अपने विधायकों को एकजुट नहीं रख सके, जब उनके विधायकों में उनके शीर्ष नेतृत्व के विरुद्ध एक गुस्सा था, एक नाराजगी थी, और वो नाराजगी उन्होंने वोटिंग के टाइम पे प्रकट कर दी। तो ये तो कांग्रेस का अपना विषय है कि किस तरह से उनके विधायकों ने अपनी नाराजगी को प्रकट किया और उसके लिए आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस में हो रहे हैं। लेकिन जो निकाय चुनाव का, जिसका आपने आशीष ने जिक्र किया, देखिए निकाय चुनाव के अंदर इस वक्त हरियाणा में जो स्थिति है, आप मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी ने जहां जहां अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं 100% क्लीन स्वीप होगा। ये मैं आज आपको कह रहा हूं, नतीजे आएंगे आपके सामने आ जाएगा। पहली चीज तो ये है कि निकाय चुनाव की बात करते हैं तो जो मुख्य विपक्षी दल था वो तो चुनाव छोड़ के भाग गया, वो चुनाव से भगोड़ा हो गया। उसके बाद जो हमारे विरोधी दल है, देखिए इंडियन नेशनल लोकदल के बारे में हम सब जानते हैं, इंडियन नेशनल लोकदल का कुछ नहीं है। तो जो आम आदमी पार्टी है, इनका ढोल तो कुरुक्षेत्र रैली में फट गया था।
जिस तरह से कुरुक्षेत्र रैली के अंदर पूरी ताकत लगाने के बावजूद, मीडिया के अंदर पूरा प्रचार करने के बावजूद, जो भी इनसे कोशिशें हुई, पूरी कोशिशें की, उसके बावजूद इनसे 5000 आदमी कुरुक्षेत्र में नहीं जुट सके एक प्रदेश स्तर की रैली में। तो वही, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की जनता ने अरविंद केजरीवाल के झूठ को पहले दिन ही नकार दिया। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल लगातार झूठ राजनीति करते हैं, आप भी जानते हैं, काठ की अंडी बार बार नहीं चढ़ा करती। लेकिन जिस तरह से पंजाब में जब परिणाम आए तो एक गलत फहमी जो अरविंद केजरीवाल के जहन में भी आ गई होगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल भूल गए कि ये हरियाणा के लोग हैं, झूठों को बहुत जल्दी पकड़ते हैं। तो उन्होंने इनके झूठ को पकड़ा और कुरुक्षेत्र रैली में इनको दिखा दिया कि साहब हम आपके झूठ से नाखुश हैं। तो इसलिए इस वक्त हरियाणा की जो स्थिति है वो ये है कि ना हमारे सामने कोई विरोधी है, और जो कुछ लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो अपने स्थानीय कारणों से, जैसे जिनको हम आजाद प्रत्याशी, उनकी उपस्थिति है। एक दो जगह आजाद प्रत्याशियों ने केवल मात्र अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, वरना नतीजे लेकिन अत्रे साहब, लोकतंत्र में विरोधी का ना होना भी खतरनाक हो जाता है कई बार लोगों के लिए। देखिए ऐसा है, हम तो ये मानते थे कि लोकतंत्र के अंदर एक मजबूत विपक्ष होना बहुत जरूरी है, और हम इस बात को मानते भी हैं। हाँ। लेकिन विरोधी अगर खुद ही मैदान छोड़ के भाग जाए तो आशीष जी आप क्या कर सकते हैं? अब कांग्रेस चुनाव छोड़ के भाग गई, पहले कांग्रेस के लोगों की तरफ से इस तरह के बयान आते रहे कि हम सिंबल पे लड़ेंगे, फिर कुछ नेताओं के बयान आए कि हम समर्थन देंगे, फिर नेताओं का बयान आया कि हम तो ये जो जद्दोजहद थी, देखिए एक्चुअल वजह क्या है मैं आपको बताता हूं। मेरे पास जो जानकारी है, कांग्रेस कमान भी ये चाहता था कि यहाँ पे स्थानीय निकाय चुनाव जो है कांग्रेस, लेकिन हुड्डा साहब को इस बात का अंदाजा हो गया था कि अगर आपने सिंबल पे चुनाव लड़ा आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा, तो आपने जो भ्रम बना के रखा हुआ हाईकमान के सामने वो भ्रम टूट जाएगा, मतलब उनके डोर का पोल फट जाएगा। इसलिए उन्होंने चुनाव से भागना ही बेहतर समझा। ठीक है सर, मैं आऊंगा फिर आपके पास। मनीष खटाना साहब हमारे साथ कांग्रेस से। मनीष जी जवाब देना चाहेंगे या मैं और दूसरे सवाल करूं? नहीं, आप त्रिपाठी जी अपना सवाल कर। बिल्कुल सर, सवाल मेरा यह है कि निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तो सभी पार्टियां अपने स्तर पर कर ही रही हैं, लेकिन क्या आप मानते हैं कि ये निकाय चुनाव संजीवनी साबित हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए? नहीं, 100% इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए संजीवनी साबित होंगे, और कांग्रेस पार्टी के जितने भी समर्पित उम्मीदवार हैं वह सभी चुनाव जीतेंगे। 2019 का जो इलेक्शन था, जब हुड्डा साहब को कमान मात्र 20 दिन पहले दी गई थी, तो हमने 31 सीटें जीती थी और बीजेपी 40 सीटें जीती थी, और 9 सीटों जो अंतर था वो मात्र 5-6 हजार वोटों का अंतर था। वो भी बहुत बड़े बड़े जो मीडिया घराना था उन्होंने 70 पार, 75 पार, 80 पार और 83 पार तक दिखा दिया, जिसकी वजह से जनता थोड़ा सा गुमराह हो गई। और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने ठगबंधन की सरकार हरियाणा में चलाई है, आज हरियाणा की जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। पिछले 8 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और पिछले 2.5 साल की इस गठबंधन जो ठगबंधन की सरकार ने जनता के ऊपर जो कर लगाए हैं, चाहे वो गृह कर लगा लो, हाउस टैक्स लगा लो, बिजली के ऊपर जो इन्होंने रेटें हर साल ये बढ़ाते हैं, कभी बिजली के नए मीटर लगाते हैं, कभी पानी पर टैक्स लगाते हैं, कभी घर की रजिस्ट्री के ऊपर रेवेन्यू इसको 4-4 बार 5 बार अमेंडमेंट करते हैं, कभी रजिस्ट्रियां बंद कर देते हैं, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर इन्होंने रेवेन्यू बढ़ा दिया। तो इस सरकार ने आम आदमी की कमर तोड़ने के अलावा और कोई काम नहीं करा, और लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय होनी चाहिए हरियाणा के अंदर, जो हुड्डा साहब के कांग्रेस के कार्यकाल में हरियाणा नंबर 1 था, आज वो प्रति व्यक्ति आय बहुत नीचे चला गया है। लोगों की आमदन के साधन घटे हैं, लोगों की आमदनी घटी है, बेरोजगार हुए हैं, बेरोजगारी बढ़ी है, और महंगाई आप सभी को पता है कि महंगाई आज चरम सीमा पर है। 400 का सिलेंडर आज 1100 में मिलता है, और उसके बाद लोगों की तनख्वाह नहीं बढ़ी, लोग आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को और दूसरी पार्टियों को उठाना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मूलभूत सुविधाओं का चुनाव है ये, चुनाव हिंदू मुसलमान का चुनाव नहीं है, मंदिर और मस्जिद का चुनाव नहीं है, ये चुनाव मूलभूत सुविधाओं का चुनाव है, जिसमें व्यक्ति की मूलभूत सुविधाएं दिखती है, सड़क, सीवर, पानी। हरियाणा में गुड़गांव 66% से ज्यादा का रेवेन्यू शेयर करता है गुड़गांव, और जैसे ही थोड़ी सी बारिश आती है पूरा गुड़गांव जलमग्न हो जाता है, लोगों का निकलना दूभर हो जाता है, बिजली चली आती है। और अब इस गर्मी के काल में जिस तरीके से 8 से 10 घंटे का कट लग रहा है, ये बहुत ही बड़ी बात है कि सरकार के 8 साल के कार्यकाल में सरकार ने एक भी बिजली का कारखाना नहीं लगाया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जिसका खामियाजा सरकार को और इनके नुमाइंदों को नगर निगम, नगर निकाय चुनाव में उठाना पड़ेगा। दीप कमल सारण जी हमारे साथ हैं। दीप कमल जी, मनीष जी कह रहे हैं कि बिजली का कोई कारखाना अभी तक नहीं लगाया नया, और इसके लिए
उन्होंने गुरुग्राम का भी एक उदाहरण दिया। वो समस्या सर मैं निजी तौर पर भी भुगत चुका हूं, तो उसको तो मैं बिल्कुल महसूस कर पा रहा हूं। लेकिन कुछ एक जो खबरें आज आई हैं विकास को लेकर के, चाहे कुरुक्षेत्र, पलवल, कैथल से कुछ खबरें हैं, मैं उदाहरण उसका आगे दूंगा। लेकिन अभी मनीष जी जो बात कह रहे थे, मैं चाहूंगा आप इसका जवाब दें पहले। देखिए, मनीष जी के साथ दिक्कत क्या है कि ना तो वो स्थानीय निकाय चुनाव लड़ रहे हैं, ना स्थानीय निकाय चुनाव के बारे में कोई अपडेट है इनके पास, ना ये राज्यसभा चुनाव के बारे में कोई जवाब देना चाहेंगे। उससे तो अब पूरी कांग्रेस ही इसी तरीके से मुंह छुपाना चाह रही है। ये घूम फिर के चले जाते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार के समय, जो एक 10 जो काम हुए थे उनकी जो लिस्ट इन सभी प्रवक्ताओं को पकड़ा रखी है कांग्रेस वालों को, घूम फिर के उन्हीं पे आ जाते हैं हर चीज में। कुछ यूनिवर्सिटियों के नाम ले लेते हैं, कुछ बिजली के कारखानों के, और फ्लो में ये कह देते हैं कि हमारे वक्त में प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा थी जो घट गई है। कितनी थी और कितनी घट गई है वो कभी नहीं बताएंगे। 2013-14 में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय थी 1,33,000 रुपए 427, साथ में उसपे 1,33,427 रुपए। आज की जो प्रति व्यक्ति आय है 2,63,000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति साल की आय है। पिछले 8 साल में हरियाणा के हर व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो चुकी है। मनीष खटाना जी नोट कर लीजिए, अगर आपके पास कोई भी और आंकड़ा हो जो आपके समय की प्रति व्यक्ति आय से आज की प्रति व्यक्ति आय को कम दिखाता हो तो वो इसी डिबेट में रखिएगा, उससे बचिएगा मत। दूसरी बात, जो ये स्थानीय निकाय चुनाव है, कांग्रेस पार्टी ने ये देख लिया था शुरू में ही कि उनके अंदर का जो कुनबा है वो इतना बिखरा हुआ है कि एक राज्यसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार का बचाव नहीं कर सकता है, तो फिर 46 जगहों पर जब स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे तो आपस में तो ये क्या हाल होगा आपस में लड़ने पिटने वालों का, तो वो इन्होंने पहले से अंदाजा लगा लिया था। ये इनकी अच्छी बात है। उसके बाद जो साइड इफेक्ट आ रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई कहीं बात कर रहे हैं, किरण चौधरी के जो टीम है पूरी की पूरी वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाने साधे हुए है। बहुत बुरा हाल हो गया। मैंने उम्मीद की नहीं थी ऐसे कि किरण चौधरी जी की टीम के लोग उनके इशारे पर, किरण चौधरी जी के इशारे पर और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी का बंटाधार करने के। उन सब चीजों का इलाज कांग्रेस पार्टी के पास है नहीं। गिनी चुनी 2-4 बातें, चलो बिजली पे भी बता देता हूं आपको, बिजली के कारखानों का जहां तक मैटर है। 10 साल हरियाणा में सरकार रही, उस वक्त बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की जरूरत थी। इनके वक्त में जो बिजली के कारखाने हुए उसका लगभग 30,000 करोड़ रुपया जो कर्जा था बिजली निगमों पर, वो इनके बाद की सरकार ने अपने ऊपर लिया। इन्होंने सारा कर्ज लेकर बिजली के कुछ कारखाने बनाए, चाइनीज उसके अंदर टेक्निक लगाई, यमुनानगर खासतौर से, खेदड़ भी, जहां जो कारखाने ठीक से चले नहीं, बाद में उनका जो मरम्मत का भुगतान भारी भरकम हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आपने कारखाने लगाए तो अपने राजस्व से, अपनी जो उस वक्त की कमाई थी उससे उन पर खर्च क्यों नहीं किया? वो खर्चा, वो कर्जा आप आने वाली सरकारों पर छोड़ के चले गए। और वो भी इस तरीके से कि वो एक उदय स्कीम आई थी जिसके तहत ये प्रावधान दिया गया था कि बिजली निगमों पर, बिजली कंपनियों पर जो कर्जा है उसको राज्य सरकार अपने यहाँ ट्रांसफर कर सकती है। बिजली निगमों पर उसका ब्याज लगता था लगभग 8% और राज्य सरकार के पास आने पर उस पर ब्याज लगता था लगभग 4%। तो हरियाणा सरकार ने 1,000 करोड़ रुपया 1 साल का ब्याज बचाया है इनके जाने के बाद उन बिजली निगमों के कर्जे पर, जो कि ज्यादा दे रहे थे। ये कौन सी नीति से, कौन सी दूरदर्शिता से सरकारें चला रहे थे, ये हमारी समझ में नहीं है। जो बार बार कहते हैं कि हाँ आज के दिन लोगों को जैसे मर्जी खुश कर दो, कुछ भी करके दे दो, लेकिन आने वाले समय में क्या हाल हो, वही कांग्रेस पार्टी ने पिछले 60-70 साल में देश में किया है, वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 10 साल में किया है। अगर इतना ही जन कल्याण था, इतना ही राम राज्य आ गया था, बिजली के कारखाने चकाचौंध मचाए हुए थे सब जगह बिजली की, तो फिर वो 15 सीटों पर क्यों सिमट गई थी आपकी पार्टी? क्यों वो बुरा हाल हुआ? आपने एक अच्छी खासी कांग्रेस को, और मैं खुद वो बहुत मजबूत मानता था, आज भी मानता हूं, जितने नेता हरियाणा में कांग्रेस के पास है उतने किसी पार्टी के पास नहीं है। लेकिन इनकी नीति और इनकी नीयत इतनी खराब है कि वो कहीं पे उसकी कोई दिशा ही नहीं होती। अरे कौन सी पार्टी ऐसी होगी 31 विधायक और 2-3 विधायक खुलेआम कहते हैं कि हम सरकार से नाराज हैं। 32, 33, 34 से आप इलेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं और आकर कहां अटकते हैं 29 पे। मतलब ये तो मुझे समझ में नहीं आता कि इस पार्टी का भविष्य होगा क्या। देश के स्तर पर, हरियाणा के स्तर पर लड़ते रहेंगे आपस में, सुरजेवाला जैसे लोग राजस्थान से आते रहेंगे, रणदीप सुरजेवाला और दीपेंद्र हुड्डा जी को भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अपने गोदी में बैठा के पहले लोकसभा छोड़ आए थे, अब राज्यसभा छोड़ आए हैं। आने वाले समय में अपने किलोई विधानसभा दे देंगे उनको, उनका जो है वो कारवां चलता रहेगा, इस तरीके से उनकी राजनीति चलती रहेगी। लेकिन इनके कार्यकर्ताओं के लिए चिंता की बात है कि ऐसे नेता उनकी पार्टी को कैसा भविष्य तैयार कर रहे हैं और कैसी संस्कृति तैयार कर रहे हैं जिसके अंदर कोई एकता नहीं है, कोई दूरदर्शिता नहीं है, कोई आगे की दिशा नहीं है।
जब कोई मौका लगा तब चौका लग गया। अब बीच में खटाना जी राजनीतिक बात करते करते ये कह गए कि हमें 2019 में 20-25 दिन पहले सिर्फ कमान दी गई थी। अरे कमान आप 4 महीने पहले तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत से और दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से लोकसभा का चुनाव हारे थे, दोनों के दोनों पिता पुत्र। वहां के लिए भी आपको कमान चाहिए क्या किसी से रोहतक का चुनाव जीतने के लिए और सोनीपत का चुनाव जीतने के लिए, जिसको आप हमेशा कहते हैं कि ये तो हमारा घर है, एक आंख ये है दूसरी आंख ये है, हमने हमेशा यहाँ के लिए काम किया है, यहाँ के वर्कर हमारा परिवार है। वहां के लिए भी कमान चाहिए आपको। वहां पे आप चुनाव हारे हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उसके बाद आप ये चाहते थे कि आपको उन स्थितियों में भी सब कुछ दे दिया जाए। वो तो अशोक तंवर थे जो आपके प्रेशर को नहीं झेल पाए, किसी भी तरीके से आपका पार्टी को उन्होंने छोड़ना पड़ा। और किरण चौधरी की बेइज्जती की आपने, जो नेत्री 4 साल 10 महीने तक नेता विपक्ष रही हो, चुनाव से 2 महीने पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनसे नेता विपक्ष का चार्ज ले लिया, कहा कि मैं नेता विपक्ष बनूंगा। क्यों? सब कुछ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही। और फिर भी क्या हाल हुआ? एक चीज याद दिला दीजिए, ये जो 31 सीटों की बार बार ढिढोरा पीटते हैं, ये कहीं ना कहीं जननायक जनता पार्टी और दुष्यंत चौटाला की मेहनत थी, जिसने प्रदेश में एक सबके लिए बैलेंसिंग माहौल बनाया। उस माहौल में कुछ नेता इनके निकल गए जहां पर हमारी पार्टी मजबूत नहीं थी, वरना वही 15, 17, 18 पर आने थे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो चुनाव ही नेता विपक्ष बनने के लिए लड़ रहे थे। याद कर लीजिए मनीष खटाना जी, किस नीति से और किस नियत से चुनाव लड़ रहे थे कि नेता विपक्ष की कुर्सी मिल जाए बस चुनाव के बाद, क्योंकि उससे आगे की उम्मीद नहीं थी। दोनों चुनाव हार चुके थे पिता पुत्र। जिस सेटबैक के जिस स्थिति में आपको पार्टी ने पहुंचा दिया था, आपने पार्टी को पहुंचा दिया था। मैं एक बात मानता हूं जी आशीष, राजनीति में हार जीत ऊंच नीच सब होती रहती है, लेकिन जो 2019 लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा दोनों हारे, और जो पिछले सप्ताह इनके अजय माकन हारे, ये उनके ऊपर भगवान की मार है। ये जनता की मार नहीं, ये भगवान की मार है इनके ऊपर, इनके बुरे कर्मों की वजह से। राजनीति में हर कोई हारता है, हर कोई जीतता है, लेकिन इतनी बुरी गत, इतनी बेइज्जती, पिता पुत्र दोनों हारे और अजय माकन को नहीं बचा पाए, ये भगवान की मार है, परमात्मा की मार है इनके ऊपर, क्योंकि इनके कर्म ऐसे। बिल्कुल, आवाज़ खलक नगाड़ा खुदा, कुछ इसी तरह कहा जाता है राजनीति में। बहरहाल ये विषय भी रहेगा, ठीक है। लेकिन दीपकमल, मैं पार्टी और सरकार के संबंध में भी आपसे आगे सवाल करूंगा। एक रिएक्शन कृष्ण कुटेल जी से और शिखा जी से ले लेते हैं इस विषय पर। कृष्ण जी, चूंकि आम आदमी पार्टी एक प्रयास कर रही है एक साउंड बोर्ड के तौर पर, कांग्रेस है, बीजेपी जेजेपी का इतना मजबूत गठबंधन है, पार्टी पदाधिकारियों की बैठकें तो आप लोगों की हो रही हैं, लेकिन लोगों के बीच बैठक कब करेंगे सर? अगर लोगों के बीच बैठक करेंगे तो मुद्दे सामने आएंगे और कुछ संभावनाएं बनेंगी निकाय चुनावों में। कृष्ण जी, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं मिल पा रही है, कुछ ऑडियो प्रॉब्लम है। चलिए, अभी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पाया, मैं चाहूँगा ये ठीक हो जाए, उसके बाद मैं फिर आऊँगा आपके पास। माफ़ी चाहूँगा सर, आपकी आवाज़ ठीक तरीके से नहीं मिल पा रही। शिखा जी के पास चलते हैं, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। शिखा जी, दिल्ली मॉडल तो फेल हो गया, अब कौन सा मॉडल दिखाएंगे निकाय चुनावों में हरियाणा में? नहीं, देखिए, आप दिल्ली मॉडल बहुत सक्सेस हुआ है और बहुत जबरदस्त उसका वो चल रहा है। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि अभी हम रोज खबरें चला रहे हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में पानी की इतनी समस्या है, गंदा पानी आ रहा है, कहीं पर पानी आ ही नहीं रहा है, टैंकर्स की जरूरत पड़ रही है लोगों को, त्राही त्राही मची हुई है पानी को लेकर। हरियाणा ने पानी बंद कर दिया है, हरियाणा पानी दे। 100 क्यूसेक पानी बढ़ाया गया, मुख्यमंत्री ने ऐलान किया। मैडम, आप ये देखिए कि अभी जिस चुनाव की हम बात कर रहे हैं, जो आजकल 4-5 दिन बाद में जिसकी वोटिंग होनी है 19 तारीख को, बीजेपी और जेजेपी, बीजेपी के कैंडिडेट समाल खां से पानीपत जिले में अशोक कुच्छल जी, आप देखिए उनके ऊपर कितने जबरदस्त आरोप लगे हुए हैं, कितनी धाराएं लगी हुई हैं, कितने सेक्शन उनके ऊपर लगे हुए हैं। सेक्शन 109, 115, 116, 120 बी, 195, 211, 384, 388, 389, जिसमें कि 10 साल की उनको जेल हो सकती है। और ऐसे कैंडिडेट अशोक कुच्छल जी को बीजेपी ने उनको बिठाया नहीं, इलेक्शन लड़वा रही है, जो एलिजिबल ही नहीं है। ये देखिए, मेरे पास FIR की ये कॉपी है मेरे पास में, जो आज जनता के साथ में कितना बड़ा, ये देखिए कि धोखा है जनता के साथ में। वहां की जनता जो वोट करेगी कि वो कैंडिडेट इलेक्ट होने के बाद भी वो काम नहीं कर सकते, उस पद पे रहने लायक नहीं है, वो उस पद पे वो नहीं रह सकते हैं। और ऐसे कैंडिडेट को वो चुनाव लड़वा रही है, जबकि पार्टी को ये करना चाहिए कि खुद को ही इसका संज्ञान लेकर के उसको वहीं बैठाना चाहिए था।
जो आज पार्टी ये धोखा कर रही है जनता के साथ में, तो ये तरीके हैं कि बीजेपी और जेजेपी की जो गठबंधन सरकार है वैसे ठगी हुई सरकार है, चोर चोर मौसेरे भाई है, और इस तरीके से ये जाल बिछाने प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं कि अपने जो जनता को बेवकूफ बना करके जो बिल्कुल हर तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिनके ऊपर इतने आरोप लगे हुए, जिनके ऊपर इतनी धाराएं लगे हुए, जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज है, ऐसे कैंडिडेटों को ये मैदान में उतार रहे हैं। तो इससे बड़ी और गलत बात और दुर्भाग्य क्या होगा हरियाणा का? आज आम आदमी पार्टी आई है मैदान पे तो इतने ज्यादा बौखला गए कि इनके पास में कोई सरकार, इनकी डबल इंजन की सरकार है, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है घरेलू, इन्होंने कोई काम ही नहीं किया है। 200 करोड़ का बजट निकालते हैं किसी भी उसका प्रोजेक्ट में, उसमें, और ये देखिए कि बिना साइन करे उसको रिलीज करते हैं, काम होता ही नहीं है, काम का टेंडर होता ही नहीं है और उसको पैसा रिलीज कर देते हैं ये लोग। तो किस तरीके से क्या कर रही है ये सरकार, आप देखिए लोगों के साथ किस तरीके से खिलवाड़ कर रही है वहां की जनता के साथ। तो अभी 19 तारीख को ये सारा वहां की जनता ये सब करने वाली है, इनके ऊपर भ्रष्टाचार पे इनका जो इन्होंने किया हुआ है ना, उन्होंने रोड बनवाए, रोड आप जाकर के देखिए कि ऐसे ही रोड टूट रहे हैं, मतलब साल 6 महीने पहले भी रोड नहीं बने और वो ऐसे ही टूटे जा रहे हैं वो रोड। क्या कर रहे हैं ये लोग जनता के साथ में? ना बिजली है ना पानी है, आप देखिए कि स्ट्रीट लाइटें नहीं है वहां पे। तो कौन से घरेलू मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं ये? बिल्कुल। चलिए एक रिएक्शन कृष्ण जी से ले लेते हैं। मैडम आवाज उनकी शायद आ गई है। कृष्ण जी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी जी। कृष्ण जी, जैसे शिखा जी कह रही हैं कि भ्रष्टाचार और कई तरह के विकास कार्यों को लेकर, तो क्या भ्रष्टाचार भी निकाय चुनाव में मुद्दा रहेगा इस बार? देखिए, निकाय चुनाव के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा जो है कि वो भ्रष्टाचार का है, क्योंकि जेजेपी और बीजेपी जो मिलकर के जो सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर चला रही है, तो बड़े पैमाने पर जो है कि अधिकारियों के साथ मिलकर के जो है कि वो भ्रष्टाचार हो रहा है। और दूसरा जो है कि अभी आपने प्रश्न किया था कि आपकी पार्टी जो है कि वो पार्टी मीटिंग बैठक तो करती है, लेकिन लोगों के बीच में आपका बैठकों का दौर कब जारी होगा? निरंतर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है कि वो लोगों के बीच में जा रही है, और हम स्थानीय निकाय चुनाव जो है कि बड़े अच्छे तरीके से जो है कि वो लड़ रहे हैं, और जहां पर हमारे कैंडिडेट खड़े हैं और हम अच्छी स्थिति में हैं। और निश्चित तौर पर जो है कि जब 19 तारीख को जो है कि ये चुनाव होगा और जब इसका परिणाम आएगा तो हम निश्चित तौर पर ये चुनाव को हम जीत पाएंगे। लेकिन जेजेपी और बीजेपी सरकार को जो है, और जो भी इनके नुमाइंदे हैं, और जनता को जो है कि बड़ा भारी इनको फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि ये धन बल के जरिए जो है कि लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। और अभी हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो है कि कबीर जयंती सेलिब्रेट रोहतक के अंदर की है, तो वहां पर भी लुभावने नारे देकर के जो है कि और लोगों को जो है कि वो आकर्षित करने का काम किया है। तो लेकिन मैं जेजेपी और बीजेपी के प्रवक्ताओं से पूछना चाहूंगा कि जब 5 फरवरी 2016 को संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती जो है कि पानीपत के अंदर सेलिब्रेट की गई, और जैसे घोषणाएं जो है कि कबीर जयंती पर हुई, तो वैसी ही घोषणाएं जो है कि संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की जयंती के ऊपर की गई थी। और अभी से जो निर्वाचित सांसद जो है कि अभी चुनकर के आए हैं कृष्ण लाल कुमार जी, और उस कार्यक्रम के पानीपत के अंदर जो है कि वो संयोजक थे, और इन्होंने वहां पर वायदा किया था कि हम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से जो है कि एक जगह देंगे, भवन बनाने का काम करेंगे। तो लेकिन आज 6 वर्ष हो चुके हैं, अभी तक ना तो वो जगह मिली है ना भवन बना है, और ये लोगों को जो है कि समय समय पर लुभावने नारे देते हैं और उनको बरगलाने का काम करते हैं, उनको आकर्षित करने का काम करते हैं। दूसरा जो है कि बेरोजगारी इतनी बड़े पैमाने पे कि आज युवा जो है कि वो त्राई त्राई करता हुआ फिर रहा है, और उनको अपनी जान गंवानी पड़ रही है। और इस बीजेपी सरकार ने जो है कि आप केंद्र के अंदर भी बीजेपी सरकार है और प्रदेश के अंदर भी बीजेपी सरकार है, और 2019 से अभी तक इन्होंने कोई भी मिलिट्री के अंदर भर्तियां नहीं खोली है। जब जाकर के जो है कि आप भर्तियां खोलिए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो है कि केंद्र को पत्र लिखा, और अभय चौटाला जी ने जो है कि लोगों के बीच में जाकर के इस बात को उठाने का काम किया, तब जाकर के जो है कि इन्होंने जो है कि सेना के अंदर भर्ती खोलने का जो है कि वो काम किया है। रही बिजली की बात है, तो पिछले दिनों जो है कि बड़े पैमाने पे जो है कि वो कट लगने का काम जो है कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हुआ, और अभी भी शहरों के अंदर भी कट और गांव के अंदर भी कट है। तो ऐसा क्यों है? और जबकि
जो हमारा महेंद्रगढ़ के अंदर जो प्लांट है, और महेंद्रगढ़ से जो है कि पिछले दिनों के अंदर जो है कि बिजली गुजरात के अंदर, जबकि गुजरात से बिजली जो है कि यहाँ पर आनी चाहिए थी। तो कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ पर बैठ करके कुछ बातें और बोलते हैं, और लेकिन फील्ड के अंदर जो है कि कुछ बातें हैं। दूसरा जो है कि आज महंगाई का मुद्दा है, आप देख लीजिए आज सिलेंडर का भाव कितना है, पेट्रोल कितना है, डीजल कितना है, और आज जो घर का जो सामान है, रसोई का जो सामान है, वो कितना बड़ा पैमाने पे जो है कि वो महंगाई की चरम सीमा पर है। और जब पिछली सरकार के अंदर जब महंगाई बढ़ती थी तो ये लोग अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन करते थे। हम पूछना चाहते हैं, अब आपका अर्धनग्न प्रदर्शन कहाँ पर गया है? तो अब आप लोग कीजिए ना, अब आप लोग कीजिए, आप लोग विपक्षी नेता हैं, आप लोग विपक्षी दल हैं। जवाब, हाँ, लोग जो है कि जवाब मांग रहे हैं, और हम इन मुद्दों को लेकर के जो है कि जनता के बीच में है। और दूसरी बात क्या कि चुनाव के अंदर जो देखने को हमें मिल रही है, हाँ, ये लोग पैसे के बलबूते पर, हाँ, जो है कि लोगों को जो है कि आकर्षित कर रहे हैं, हाँ, और ताकि जो है कि वोट को खरीद करके जो है कि ये लोग अपनी सरकार को बढ़ाने का काम करें, स्थानीय निकाय चुनाव के अंदर अपने चेयरमैन बनाने का काम करें। ये तो गंभीर आरोप है सर। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, हाँ, जो है कि लोगों को इसके प्रति भी जो है ये तो बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जो है कि जवाब ले लेते हैं प्रवीण जी से। घर जाकर के जो है कि वो जागरूक करने का काम कर रही है, शराब बांटने का काम कृष्ण जी है, नशे के अंदर जो है कि ये लोग डाल रहे हैं। आप कहीं पर भी चुनाव सर्वेक्षण करा करके देख लीजिए, हाँ, तो बड़े पैमाने पे जो है कि ये बात देखने को जो है कि वो मिल रही है। कृष्ण जी, और जवाब ले लें। नेशनल लोकदल पार्टी जो है क्योंकि ये जो दो बातें आपने कही, ये बहुत ही ज्यादा गंभीर बात है। सरकार एक तरफ दावा करती है कि हम नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि ये लोग नशे की तरफ ढकेल रहे हैं। अत्रे साहब, आप सुन रहे होंगे कृष्ण जी की बातें। जी हाँ, जी बिल्कुल। देखिए आशीष, भारत के लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है, हाँ, भारत का लोकतंत्र बोलने की आजादी देता है, और उस बोलने की आजादी को लोग वहां तक ले जाते हैं जहां वो अपने गिरेबान में भी झांकना, मुझे लगता है कि या तो पसंद नहीं करते या गिरेबान में झांकना नहीं चाहते। अब तीन पार्टी के अलग अलग प्रवक्ता यहाँ पे, कांग्रेस वाले, आम आदमी पार्टी और इंडियन नेशनल लोग। अब देखिए इन तीनों प्रवक्ताओं ने क्या क्या बोला है, उस पर जरा ध्यान दीजिए। मैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता से शुरू करता हूं। खैर, हालांकि आम आदमी की पार्टी की प्रवक्ता, मुझे लगता है कि कुछ विषयों की शायद उन्हें जानकारी नहीं है। वो जैसे लालगढ़ के अंदर जो प्रत्याशी हैं वो कह रहे थे कि उनके खिलाफ FIR है, वो तो एलिजिबल ही नहीं है, तो लेकिन ये फिर भी उन्होंने इस चुनाव में खड़ा कर दिया। शायद इनको जानकारी नहीं है कि जब तक कोर्ट से कोई आदमी को सजा नहीं हो जाती, कोर्ट जब तक किसी को अपराधी करार नहीं देता, तब तक उसको अपराधी नहीं माना जाता, और ये बात हमारे संविधान के अंदर भी है। तो अगर इन्हीं के लॉजिक को हम सच मान लें तो अरविंद केजरीवाल साहब के ऊपर तो पूरे देश के लगभग 9 प्रदेशों के अंदर FIR हुई थी। जब वो लिस्ट लेके आए थे कि फला भी भ्रष्टाचार है, फला भी चोर है, फलाना भी भ्रष्टाचारी है, हमको याद होगा अरविंद केजरीवाल ने माफी मांग के जान छुड़ाई थी। तो इनके लॉजिक के हिसाब से उन FIR के दम पे तो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटा देना चाहिए था, क्योंकि वो जो FIR जब इन्होंने माफी मांगी तब तो वो मुख्यमंत्री बन चुके थे। तो इस तरह की लॉजिकल बात कह के पता नहीं प्रवक्ता क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भ्रष्टाचार की बात कहते हुए आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने एक बात का ध्यान नहीं दिया। दिल्ली में इनके स्वास्थ्य मंत्री इस वक्त कहां पे है और किस मामले में है? वहां पे वो तिहाड़ में है और भ्रष्टाचार के मामले में है। और जो ये FIR कर रही है पटियाला देहाती से, जो इनके विधायक थे जिनको कोर्ट ने अभी सजा दी है 3 साल की, उनके ऊपर मुकदमा पिछले 1.5 साल से चल रहा था। और तब आपने उनको टिकट कैसे दे दिया था? तब उनको टिकट कैसे दे दिया कैसे चुनाव में उतार दिया था आपने? तो कुछ भी बोलो, मतलब अगर आपको बोलने की आजादी दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी आलोचना करो। अब देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता ने, हालांकि कमल जी ने बहुत कुछ बोला, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता ने बड़ी कमाल की चीज बोली। वो कहते साहब कांग्रेस पार्टी के लिए, जैसा आपने भी कहा था कि ये निकाय चुनाव संजीवनी साबित होंगे, और प्रवक्ता साहब ने दावा कर दिया कि कांग्रेस जो है उसके प्रत्याशी जो है इन चुनाव के अंदर जीत हासिल करेंगे। अब ये जादू मुझे भी देखना है कि बिना चुनाव लड़े, बिना प्रत्याशी उतारे किसी पार्टी के प्रत्याशी जीत कैसे हासिल करेंगे? ये जादू तो देखेंगे तो कांग्रेस ये जादू कैसे करती है। भाई चुनाव में आप नहीं है, पार्टी आपकी चुनाव लड़ नहीं रही है, फिर भी आप कह रहे हैं हम जीत हासिल करेंगे, ये तो कमाल ही हो जाएगा। फिर उन्होंने बिजली का जिक्र, देखिए ये बात मैं सहमत हूं, दीप कमल जी जैसे कह रहे थे कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं को 4 लाइनें लिख के दे दी कि आपने पर कैपिटा इनकम का जिक्र करना है, सबसे ज्यादा थी, आपने बिजली संयंत्रों का जिक्र करना है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि जब आप बिजली संयंत्रों का जिक्र करते हैं तो एक सवाल बहुत बड़ा खड़ा हो जाता है।
जिस वक्त यमुनानगर के अंदर थर्मल प्लांट लगना था, हालांकि चौटाला साहब की सरकार के दौरान वो मंजूर हुआ था, उसका एमओयू साइन हुआ था रिलायंस कंपनी के साथ चौटाला सरकार में, लेकिन वो अभी बना नहीं था, शुरुआत हुई थी, सरकार बदल गई, हुड्डा साहब आ गए। अब देखिए किया क्या वहां पे, हुड्डा साहब ने उस एमओयू की शर्तों को बदला। उन शर्तों की बदलने की वजह से वहां पे संघाई इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन सबकी सब स्टैंडर्ड मशीनरी लगी। उस कंपनी के ऊपर क्लॉज था वहां कि अगर कंपनी गिवन टाइम से लेट करती है तो उसको उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। 350 करोड़ रुपए की पेनल्टी माफ की है हुड्डा साहब ने। और सबसे बड़ी बात कि ये इतने दावे करते हैं हमने इतने थर्मल बना दिए, तो इनसे एक सवाल पूछने वाला है कि 2011 में आपने जब प्राइवेट कंपनी से बिजली खरीदनी शुरू की, जब आपने लॉन्ग टाइम पावर परचेज एग्रीमेंट किए, तो आपने हमारे प्रदेश के 9 यूनिट बंद क्यों कर दिए? क्या वजह थी कि आपने अपने तो यूनिट बंद कर दिए और प्राइवेट कंपनी से आपने एग्रीमेंट कर लिया बिजली खरीदने का? आप तो बहुत बड़े संयंत्र लगा चुके थे, लेकिन कारण यह था कि कमीशनखोरी और चोरी, भ्रष्टाचार का जिक्र वो लोग करते हैं जिन लोगों के नेताओं पे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे पंचकुला इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटन मामला कोर्ट के अंदर चल रहा है, एजीएल मामला कोर्ट के अंदर चल रहा है, मानेसर लैंड डील मामला कोर्ट में चल रहा है, उधार गगन मामला कोर्ट में चल रहा है, और इन मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। चार्जशीट दाखिल होने का मतलब आशीष जी हम बेहतर जानते हैं कि कोर्ट ने भी इस मामले को मान लिया कि मामले के अंदर कुछ गड़बड़ है, तभी कोर्ट ने उसमें चार्जशीट दाखिल हुई और कुछ के अंदर तो चार्ज फ्रेम हो चुके हैं। तो ऐसे लोग यहाँ पे आगे बैठे कहते हैं कि साहब देखिए बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है साहब। और दूसरी चीज, बेसिक एमिनिटीज की बात कर रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता कि इन निकाय चुनाव के अंदर जो बेसिक एमिनिटीज हैं, जो आम जन की सुविधाएं हैं, वो नहीं मिल रही हैं। हैरानी इस बात पे होती है, ये वो प्रवक्ता बात कर रहा है जिन्होंने लंबे समय तक सत्ता भोगी, लेकिन हरियाणा के लोगों को नल से जल नहीं दे पाए। मतलब हरियाणा के लोग, हरियाणा के अंदर लगभग 19 लाख फैमिलीज ऐसी थी जिनके पास नल से जल नहीं था। वर्तमान सरकार ने आके नल से जल देना शुरू किया है। अमृत योजना के तहत सीवरेज पाइप डालना ये सरकार ने किया आके। तो अत्रे जी दिल्ली भी भिजवाइए पानी, दिल्ली क्यों नहीं भिजवा रहे आप लोग? पानी क्यों रोका हुआ है दिल्ली का? शिखा जी कह रही थी। देखिए ये भी एक बड़ा झूठ है ना, शिखा जी बहुत बड़ा झूठ बोलती है, और आम आदमी पार्टी के सभी लोग बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स बन चुकी है कि अपनी जिम्मेवारी दूसरे के कंधे पे डाल दो। जो हमारा म्यूचुअल एग्रीमेंट जो कोर्ट ने हिस्सा डिसाइड किया, लगभग 1049 क्यूसिक पानी हरियाणा को दिल्ली को देना था। हाँ। और लगातार ये दिल्ली का हिस्सा हरियाणा सरकार दिल्ली को दे रही है, लेकिन दिल्ली वाले देखिए क्या रखे थे। दिल्ली के अंदर 3 वाटर वर्क्स है जहां पे ये अपना पानी पहले वहां पे इनिशियली स्टोर होता है, वहां रिफाइन होता है, प्यूरिफाई होता है, उसके बाद वो सप्लाई होता है। इन्होंने देखिए जब हरियाणा का पानी मुनक नहर से दिल्ली के अंदर जाता है तो ये क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मीडिया कैमरा जाता है, वहां पे मीडिया कैमरा शूट करता है, देखिए खाली पड़ा है, 2 फुट नीचे चला गया, लेकिन ये नहीं बताते कि आपको 1049 क्यूसिक पानी तो मिल रहा है भाई जो आप। और अगर आप उससे ज्यादा चाहते हैं तो आप एक काम करिए, पंजाब में आपकी सरकार है, हमारा पानी पंजाब में रोक रखा है, आप हमसे वहां से हमारा पानी दिलवा दीजिए और हरियाणा सरकार से रिक्वेस्ट कीजिए कि साहब देखिए आपको SYL का पानी मिल रहा है, अब थोड़ा पानी हमें और फालतू दे दीजिए। लेकिन उसमें हरियाणा सरकार कंसीडर करेगी, लेकिन जो आपका हिस्सा निर्धारित है वो तो आपको मिल रहा है, उसमें तो कोई कटौती नहीं है। लेकिन आप हमारा पानी पंजाब से नहीं देंगे, हमें देंगे साहब हिस्से से ज्यादा पानी दे दीजिए। हमारी पहली जिम्मेवारी हरियाणा के नागरिक की पानी की समस्या। देखिए सभी जानते हैं जियोग्राफिकली हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां पे कंपैरेटिवली कम बारिश होती है। हमारे यहाँ तो 3.5 लाख हेक्टेयर धरती बंजर पड़ी हुई है पानी की कमी की वजह से, और उसके बावजूद हम आपको पानी दे रहे हैं। और जाला के हिस्सा का 729 क्यूसिक, आपको 1049 क्यूसिक मिल रहा है, उसके बावजूद भी इस तरह की पॉलिटिक्स, इस तरह का झूठ। और ये पर कैपिटा इनकम, मैं सुनता हूं कई बार हुड्डा साहब भी बोलते हैं कि साहब देखिए पर कैपिटा इनकम में हरियाणा नंबर 1 था, GDP हमारे में हरियाणा नंबर 1 था, और इतना पता नहीं कैसे बोल लेते हैं। या तो हुड्डा साहब को गणित की जानकारी नहीं है, हालांकि दीप कमल जी ने पर कैपिटा इनकम का फिगर दे दिए और GDP के फिगर मैं दे देता हूं। जिस वक्त हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, आखिरी साल जो है हरियाणा की GDP जो है लगभग 4.25 लाख करोड़। मैं मनीष जी आ रहा हूं आपके पास, GDP लगभग 8 लाख। मनीष जी आ रहा हूं आपके पास। मतलब पिछले 7.5 साल में हरियाणा की GDP दुगनी हो गई है, उसके बावजूद इस तरह के झूठ बोले जाते हैं। मेरा केवल ये कहना है खटाना जी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। मैं आ रहा हूँ सर आपके पास, अत्रे जी बात पूरी कर लें फिर आता हूँ मैं। हाँ 3 साल में देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप इस तरह का झूठ, खटाना साहब मैं आ रहा हूँ सर आपके पास, सुनिए तो सही, सुनिए खटाना साहब पूरा समय मिलेगा, आपकी बात को सुन पाएंगे सर। अभी अब अत्रे जी को सुन लेते हैं, उसके बाद आ रहा हूँ मैं आपके पास। खटाना जी इतनी जल्दी परेशान हो। और जो आपने आशीष आम आदमी
पार्टी की प्रवक्ता को दिल्ली के मॉडल का जिक्र किया। मैं हर चर्चा में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं को चैलेंज करके ये बात बोलता हूँ कि क्या दिल्ली सरकार ने एक भी नया सरकारी स्कूल शुरू किया? अगर किया तो इस मंच पे, इस चैनल पे उस स्कूल का नाम, उसका एड्रेस यहाँ पे बता दें। क्या दिल्ली सरकार ने एक भी नया अस्पताल बनाया? अगर बनाया तो यहाँ पे उसका नाम और उसका एड्रेस बता दे। ये मैं चैलेंज करके बोल रहा हूँ। नहीं अत्रे साहब, दावा आम आदमी पार्टी की तरफ से भी किया जाता है। वो ये कह रहे हैं स्कूल जो थे उनको बेहतर किया है, अस्पताल जो थे उन्हें बेहतर किया है। बच्चे जुलूस निकाल रहे हैं। आपको याद होगा अगर अस्पताल बेहतर किए होते तो कोरोना काल में अरविंद केजरीवाल अपनी जिम्मेवारी छोड़ के भाग जाते। आपको याद होगा केंद्रीय गृह मंत्री को करना पड़ा था कोरोना काल में। मैं अत्रे जी आप माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं मैं। अत्रे जी माफी चाहूंगा, रोक रहा हूं मैं। शिखा जी माफी चाहूंगा मैं। मनीष जी अपनी बात पूरी कर लें। मनीष जी आप अपनी बात पूरी करें। आज 1,72,000 मनीष जी तक आवाज नहीं जा रही, समझते मेरी। से ज्यादा क्या किया आपने उस पैसे का? कौन सी जनता के काम में लगाए? मनीष जी शुरू से बताइए। मनीष जी आप बीच में बोलने लगे थे तो सुन नहीं पाए आप क्या कह रहे थे। आप शुरू से बताइए। लगे हुए थे लोग क्यों चेंज करे? आपने लोगों की पेंशनें बंद कर दी, बीपीएल परिवारों को जो फ्लोट मिलते थे। हाँ अत्रे जी नोट कीजिएगा, मैं आऊंगा फिर आपके पास। क्या आपने पेंशन बनाने का काम किया? क्या कोई हॉस्पिटल खोलने का काम किया? ये लंबी लंबी बातें करने से कुछ नहीं होता। कुछ धरातल पर आकर काम को करके दिखाएं ताकि हरियाणा की जनता खुश हो। मनीष जी मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल आ रही है जी। हाँ मैं यही आपसे कह रहा था कि आप विनती यही कर रहा था कि जब एक प्रवक्ता की बात पूरी हो जाए उसके बाद आप, क्योंकि आपने कुछ जो बातें कही ज्यादातर बातें वो दब गई क्योंकि अत्रे जी उस वक्त बोल रहे थे। तो मैं चाहूंगा कि जो शुरू में आपने जो बातें कही थी वो आप एक बार फिर कहें ताकि हम लोग सुन पाए आप क्या कह रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा हूं 2011 के अंदर मेट्रो को दिल्ली से बाहर जाने की अनुमति मिली। हाँ। मात्र 3 साल के अंदर हुड्डा साहब ने 4 शहरों से मेट्रो को जोड़ा, चाहे वो गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, बल्लभगढ़ हो या बहादुरगढ़ हो। क्या 8 साल की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने क्या एक पिलर बनाने का काम किया? क्या भारतीय जनता पार्टी ने एक हॉस्पिटल बनाने का काम किया? क्या भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर एक यूनिवर्सिटी खोलने का काम किया? क्या हरियाणा को युवाओं को रोजगार देने का काम किया? कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री यहां से पलायन कर गई। ये कौन सी बात कर रहे हैं? 2014 में 40,000 करोड़ का कर्जा छोड़ के गए थे हुड्डा साहब हरियाणा के ऊपर। आज 1,72,000 करोड़ से ऊपर है, यानी कि 4 गुना से ज्यादा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने क्या करा इस पैसे का? हाँ। जो आम आदमी के ऊपर कर्जा बढ़ाया जा रहा है। इंडस्ट्रीज कौन सी पलायन कर रही हैं? क्योंकि अभी तक जो हम खबरें चलाते हैं उसमें इंडस्ट्रीज आने की खबरें हमने चलाई, पलायन की खबरें होती तो हम सरकार को छोड़ते नहीं ऐसे। इस पर जवाब लेते सरकार से। गुड़गांव से, मानेसर से बहुत बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ से पलायन कर गई पिछले 3 से 4 सालों में। हाँ। अगर आप मानेसर की कोरोना लॉकडाउन के दौरान आपको पता चलेगा बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां ने यहाँ से अपने प्लांट ले गए। जिन्होंने अपने प्लांट यहाँ पर एक्सटेंड करने थे, सर एक आध का नाम बता देते। प्लान एक्सटेंड करने से मना कर दिया। हाँ। तो हरियाणा के अंदर जो गुड़गांव 66% रेवेन्यू देता है, मात्र थोड़ी सी बारिश में पूरा जलमग्न हो जाता है। हाँ, नहीं ये तो सर आप ये बात तो मेरी निजी अनुभव की भी है। ठीक है, मैं इस बारे में जरूर बात करूंगा क्योंकि दीपकमल जी कंपनीज के पलायन का जिक्र कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज पलायन कर रही हैं, इंडस्ट्रीज जा रही हैं, तो रोजगार कैसे देगी सरकार? खटाना साहब कह रहे हैं रोजगार जा रहा है हरियाणा से। आशीष भाई देखिए, प्रवीण अत्रे जी ने अपनी बात रखते हुए एक बात बड़ी। अच्छा आप दीपकमल मैं आ रहा हूँ, बात कंप्लीट नहीं हुई मनीष जी। देखिए ना युवा कितना बेरोजगार है। हाँ। क्या युवाओं के घर का चूल्हा जल रहा है? ठीक है, मैं जवाब ले लूं सर। यहाँ कोई राजनीतिक बात नहीं हो रही। नहीं बिल्कुल जरूरी है सर, राजनीतिक बात करने के लिए सर हम भी नहीं है। हम भी यही चाहते हैं कि लोगों के हित की बात हो ताकि जो हित लोगों का पॉलिटिकल पार्टीज जो दावा करती हैं कम से कम उसका 50% भी अगर लोगों तक डिलीवर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी। लेके गुड़गांव में रजिस्ट्रियां हो रही है। हाँ। ये लोगों की हित की बात हो रही है। पिछले 4 महीने से रजिस्ट्रियां बंद पड़ी है। ये लोगों की हित की बात हो रही है जी। कोरोना काल के अंदर किस तरीके से शराब की बिक्री हुई, क्या हरियाणा ये लोगों की हित की बात हो रही है जी? कौन से हित की बात कर रहे हैं आप? नहीं सर, कोशिश तो कर रहे हैं। दीपकमल जी। आशीष देखिए, प्रवीण अत्रे जी ने अपनी बात रखते वक्त एक बात बड़ी सोच समझ के कही कि कांग्रेस के प्रवक्ता मनगढ़ंत बातें करते हैं और झूठ बोलते हैं, और मनीष खटाना जी ने तो मुझे लगता है कि इनके सारे प्रवक्ताओं को पीछे छोड़ दिया है। इन्होंने कहा कि इंडस्ट्री पलायन कर रही है। पहली बात तो देखिए टॉपिक कुछ खटाना साहब सुनिए ना, खटाना साहब सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए सर। मनीष जी सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए।
रिक्वेस्ट है सर, आप ऐसे बीच में बोलेंगे तो बात स्पष्ट नहीं हो पाएगी। आप सुन लीजिए, मैं फिर समय दूंगा, आप फिर बताइएगा। आप सुन लीजिए। जब भी आप इनके किसी दावे, इनके किसी आरोप, इनकी किसी बात पर स्पष्टीकरण मांगेंगे या उनकी डिटेल पूछेंगे तो ये आगे चले जाएंगे। हाँ। बिजली पर पूछेंगे तो ये उद्योग पर आ जाएंगे, कहेंगे उद्योग पलायन करने वाले उद्योग का नाम पूछेंगे तो कहेंगे कि रजिस्ट्री में घोटाला हो गया। अब रजिस्ट्रियों के बारे में इनसे आप थोड़ा सा और पूछने लगेंगे तो ये अभी कह रहे थे कि कोरोना काल में शराब बिक गई, शराब के बारे में बात करेंगे तो कोई और चौथी बात पे चले जाएंगे। बीच में एक झूठ और बोल गए कि इनकी सरकार जब गई तब हरियाणा पर 40,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, 80,000 से ज्यादा करोड़ का कर्ज था हरियाणा सरकार पर मूल रूप से, और उसके ऊपर 30,000 करोड़ रुपए का बिजली कंपनियों का कर्ज था। 1,10,000 करोड़ रुपए के आसपास का कर्ज आप हरियाणा पर छोड़कर गए थे। और ऐसा नहीं है कि आप ही की सरकार कर्ज लेती है, हर सरकार कर्ज लेती है। जब उससे पहले इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार गई थी तब भी 28,000 करोड़ रुपए का कर्ज था हरियाणा पर। तो ये वक्त के साथ साथ जो सरकारें चलाते हैं उनको सरकार में होते हुए समझ में आता है कि कर्ज लेने का क्या मतलब है और उससे क्या फायदे हैं, उससे कौन से काम ऐसे हो सकते हैं जिससे सरकार जो प्रोग्रेस है स्टेट की वो जल्दी कर सकती है और ज्यादा अच्छे से उसके रिजल्ट लेकर आ सकती है। जब अगर आज के दिन मैं ही मानता हूं, अगर आज के दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सरकार चला रहे होते तो वो भी इसी तरीके से अलग अलग जगह से फंड जुटाकर कोई भी रूप में कहिए उसको, आप अगर आपको बहुत सस्ता ब्याज पर पैसा मिल रहा है और उससे आप डेवलपमेंट के काम कर सकते हैं, अच्छे से यूज अगर उनको कर सकते हैं, बर्बाद करेंगे, खराब करेंगे तो कोई भी कर्जा बेकार है। लेकिन इनकी सरकार ने भी जो भी कर्ज लेकर जो कुछ अच्छे काम अगर कभी किए, रोहतक के आसपास, सोनीपत के आसपास, झज्जर एरिया में, बहादुरगढ़ के आसपास अगर कोई सड़कें निकाली फालतू की, एक के पैरेलल दूसरी और फिर तीसरी जमीनें जो है लोगों की एक्वायर करते गए, अपने लोगों की उनको पैसा बांटते गए। हालांकि उसमें से बहुत सारे लोगों को मुआवजा HSIDC और हुड्डा ने इनकी सरकार जाने के बाद अभी पिछले साल तक भुगताया है। 6-6 साल लगे हैं इनके वक्त के जमीन एक्वायर किए हुए पैसे पूरे करने में। और कमाल की बात यह है कि हरियाणा सरकार को 2014 के बाद जमीन एक्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ी। इतना बड़ा लैंड पूल ये बनाकर चले गए, पैसा देकर नहीं गए, लोगों को उनके वोट ले लिए, उनकी जमीन एक्वायर करके उनको कुछ टोकन मनी देके और उनके अकाउंट में पैसा दिखा के कि हाँ आपके यहाँ पे इतने इतने करोड़ रुपए आने हैं, लेकिन वो पैसे सारे भुगते हैं। बिजली कंपनियों का बीच में जिक्र कर रहे थे, एक बार तो इनसे पूछिएगा कि कर्जा जो 40,000 करोड़ रुपए कह रहे थे वो कौन सी मुद्रा में कह रहे थे, रुपए में थे या किसी और मुद्रा में कह रहे थे, कौन से हिसाब से 40,000 करोड़ रुपए आपकी डिबेट में ऐसे ही फेंक कर चले गए। एक इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री कहकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां चली गई। जब आप इन्हें इंडस्ट्री का पूछा तो बोले कि गुड़गांव में पानी भर जाता है। अरे ये कैसी डिबेट है, ये क्या प्रवक्ता है, मतलब क्या आगे से आगे कुछ भी राजनीतिक बात करते चले जाएंगे। भाषण देने हैं अपने कार्यकर्ताओं को, आपने जुमले देने हैं, आगे से आगे फेंकने हुई बातें कहनी है, वहां पर कहिए, डिबेट में मत कहिए ना। ठीक है, मैं दीप कमल थोड़ा और चूंकि थोड़ा सा विषय जो है राजनीतिक ज्यादा हो गया, थोड़ा डिटेल में आते हैं और निकाय चुनाव की कुछ बातें करेंगे। दीप कमल जी, मैं अभी देख रहा था कुछ खबरें आज की हमारी, जो कुरुक्षेत्र, शाहबाद, उपमंडल, पलवल, कैथल से, यहाँ पर बहुत जो बेसिक जो एमिनिटीज हैं, बेसिक जो सुविधाएं हैं, उनकी कुछ बातें हैं जो कि लोगों के बीच हम जा रहे हैं निकाय चुनावों को लेकर। जैसे हम पॉलिटिकल पार्टी से बात कर रहे हैं, ऐसे हम लोगों से भी बात कर रहे हैं। नालियों की सफाई, नालियों का टूटना, सड़कों का चौड़ीकरण ना होना, या जो सड़कें हैं वो टूटी हुई हैं उनके रिपेयर का ना होना, और उसके बाद साफ सफाई की व्यवस्था, पलवल से खबर आई थी। तो इस तरह की दिक्कतें हैं। रेलवे लाइन पार के जो इलाके हैं पलवल के, वहां पर लोगों का ये कहना है कि पानी की परेशानी हो रही है और कनेक्टिविटी की बहुत बड़ी समस्या है। इसके बारे में भी सरकार अगर समय पर ध्यान दे तो निकाय चुनाव में ये मुद्दा ना बनते। देखिए, कनेक्टिविटी और खासतौर से जहां जिन जिन शहरों को रेलवे लाइन बाईपास करती है वहां पे हमेशा से एक बड़ा इशू, चाहे वो इलेक्शन का वक्त हो या वैसे हो, रहता है। और उसके लिए जो योजना है वो लंबे टाइम की बनती है, जिसमें केंद्र सरकार की भी भागीदारी रहती है, रेलवे की रहती है, राज्य सरकार, लोकल बॉडीज, हुड्डा डिपार्टमेंट, सारे मिलजुल कर कोई ना कोई उसका या तो बाईपास बनाते हैं, अंडरपास बनाते हैं, फ्लाईओवर बनता है, कुछ भी। और उसके बाद अक्सर देखने को ये आता है कि 5-7 साल 10 साल बाद फिर से वहां पर कोई बोटलनेक ऐसा क्रिएट हो जाता है, इतनी ज्यादा उस फ्लाईओवर या अंडरपास के ऊपर भीड़ हो जाती है, अंडरपास होता है तो पानी भरने लग जाता है। तो इस तरीके की, और जो आप जो कह रहे हैं कि वाटर सप्लाई की दिक्कत है कि हाँ बाई चांस अभी मई जून में इलेक्शन हो रहा है, तो ये तो वैसे ही पीक सीजन है और हरियाणा ही नहीं उत्तर भारत में सब जगह पानी का क्राइसिस आज से नहीं, हम 10-20 साल से देख रहे हैं कि जो ये पीक टाइम है 20-25 दिन का इस वक्त रहता है, और लोग उसके हिसाब से सूझबूझ से पानी का इस्तेमाल भी करते हैं और उसका कोई ना कोई बाईपास तरीका भी सोच कर रखते हैं। लेकिन मैं इस बात में पूरी तरीके से ओपन हूं कि जो भी उम्मीदवार आ रहे हैं चेयरमैन का वोट मांगने के लिए, और उसमें हमारी पार्टी के उम्मीदवार भी शामिल हैं, 4 नगर परिषद लड़ रहे हैं और 4 जगह पर नगर पालिका का चुनाव सिंबल पर हम लड़ रहे हैं। उन 8 जगहों पर और बाकी सब जगह भी जो भी वोट मांगने आए उससे लिखवा कर लीजिए,
कि आपके यहाँ की लोकल समस्या कितने दिन में खत्म करेंगे, क्या उनके पास रोड मैप है। अगर वो सरकार में है तो सरकार से होते हुए सरकार के बड़े नेताओं से आश्वासन लीजिए, विपक्ष में है तो उनसे भी खुलेआम पर ऑन रिकॉर्ड कहलवाइए कि आपके यहाँ का बाईपास, आपके यहाँ का अंडरपास हम इतने दिन में पूरा करेंगे, वाटर वर्क्स की सप्लाई ठीक करेंगे, जो भी करेंगे। ये देखिए, लोगों को भी उस हिसाब से जागरूक होना पड़ेगा। लोग भी अगर शुरू के 10-15 दिन में मुद्दे उठाते हैं और आखिरी के 2-3 दिन में ये मेरे गली का आदमी है, ये मेरी जाति का आदमी है, ये मेरे रिश्तेदार का भाई है, इसके लिए उसका फोन आ गया, इसके लिए वो मेरे घर चाय पी गया, वैसे हिसाब से वोट दे देंगे तो नेता भी यही काम करेंगे। जो लोग डिमांड करेंगे नेताओं को तो वो डिलीवर करना पड़ेगा। अगर लोग अपनी मांग पर टिके रहेंगे तो नेताओं को वो चीजें डिलीवर करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर हम किसी आखिरी के दिनों में कोई और हमारे लिए प्रायोरिटी बन जाती है, कोई और बातें, तो फिर ये मुद्दे इलेक्शन दर इलेक्शन यूं ही आगे सरकते रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारी सरकारों ने कोई भी शहर को परफेक्ट बना दिया है। हमारी एक भी सिटी स्मार्ट सिटी नहीं है, एक भी सिटी हमारी ऐसी प्लान्ड तरीके से परफेक्ट नहीं है कि जहां पानी ना भरे, जहां कभी बिजली ना जाए, जहां कभी ट्रांसफार्मर ना फूके, जहां मार्केट में पार्किंग की दिक्कत ना हो। सब जगह दिक्कतें हैं, लेकिन सब जगहों को सुधारना पड़ेगा। सख्ती से नेताओं से आश्वासन और वादा लेना पड़ेगा और फॉलो अप करना पड़ेगा कि आप जीत के जाएंगे तो महीने के अंदर यहाँ आकर बैठकर अपना रोड मैप दिखाएंगे हमको और काम करेंगे। मुझे लगता है सब मिलजुल कर चीजें होंगी। इस इलेक्शन में जो मुद्दे सामने आ रहे हैं, बहुत स्वागत है सभी मुद्दों का, और वो सच्चाई है हमारे प्रदेश की, हमारे शहरों की, हमारी सरकारों की, हमारी राजनीतिक दलों की, सबकी सच्चाई है। जितना अच्छे से दिखे, आपका प्लेटफॉर्म दिखाए, अखबार दिखाएं, कोई भी दिखाए, मतदाता दिखाएं, अच्छी बात है, दिखना चाहिए, तभी तो समाधान होगा। बिल्कुल दीपकमल, चूंकि कुछ भ्रष्टाचार का भी जिक्र अभी शिखा जी कर रही थी, तो उसकी भी कुछ खबरें हैं, मैं उस पर भी चाहूंगा प्रवीण जी से जवाब लेंगे। लेकिन शिखा जी समय मांग रही थी कुछ कहने का। शिखा जी कुछ कहना चाह रही हैं? सबसे पहले तो मैं एक खुशखबरी दे दूं सभी को, जो इलेक्शन होने वाला है उसके संबंधित, कि आम आदमी पार्टी की एक पहली समर्थित निर्विरोध वार्ड मेंबर हमारी चुनी गई है, नूह से, वार्ड 12 से, श्रीमती सोनिया जी। तो ये हमारा खाता और बिगुल का स्टार्ट हो चुका है आम आदमी पार्टी का। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं सभी को, पहली ऐसी है कि जो हरियाणा में निकाय चुनाव हो रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी की ओनली निर्विरोध हमारी मेंबर बनी है जी, बधाई हो। दूसरी बात ये कि जो हमारे भाई बोल रहे थे कि स्कूल और कॉलेज और शिक्षा के नाम पे कि दिल्ली में तो विदेशों में डंका बज रहा है, हमारी सरकार है, किस तरीके से सरकारी स्कूल नंबर 1 कर दिए प्राइवेट स्कूलों से अच्छे। लेकिन हरियाणा में ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि कल की परसों की वीडियो कल ही मैंने देखी है, बच्चे फतेहाबाद में, आप खुद निकाल के देखिए कि बच्चे फतेहाबाद में पूरे कम से कम 400-500 बच्चे स्कूल के पूरे रैली निकाल रहे हैं, बच्चे की धरना कर रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे, उनको किताबें नहीं मिली है, स्कूल में टीचर नहीं है। आप ये बताइए कि ये क्या है, कौन सी सरकार चल रही है, ये किस तरीके से भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ा रहे हैं हर चीज को, बच्चों को जहाँ शिक्षा तक नहीं दे पा रहे हैं ये लोग। आप ये और ये बात करते हैं कि एक कट्टर ईमानदार सरकार जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है दिल्ली में, अगर जनता का बहुत अच्छा समर्थन और सहयोग मिल रहा है, जनता बहुत परेशान हो चुकी है वहां पे, और जिस तरीके से ये भ्रष्टाचारियों को अपने चुनाव मैदान में उतार रहे हैं, तो जनता देख रही है, जनता इस पे झाड़ू पे 19 तारीख को मोहर लगाने वाली है। और मेरी अपील भी है कि जिस तरीके से हमारे सब व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारी जनता देख रही है, इसको सुनेगी, कि आप 19 तारीख को भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए और अपने स्थानीय चुनाव में स्थानीय मुद्दों के लिए आप वोट करें, आम आदमी पार्टी को वोट करें। क्योंकि किस तरीके से ये कर्ज में डुबा रहे हैं, बेरोजगारी कर रहे हैं, किस तरीके से ना सड़कें हैं, ना पानी है, बिजली है, हमारे सभी साथी इस चीज को बोल रहे हैं। और इन्होंने सबसे बड़ी बात देखिए इनका डर कितना वो है कि लोकल इलेक्शन में इन्होंने मैनिफेस्टो निकाला है, कल इन्होंने मैनिफेस्टो निकाला है। नहीं तो ये डर वाली इसमें क्या बात है? तो अच्छी बात है। दीपकमल जी भी इसका जिक्र कर रहे थे कि आप अब की बार अगर कैंडिडेट आपके पास वोट मांगने आए तो आप लिखवा के ले लीजिए कि आपको ये काम कब तक करके देंगे। मैनिफेस्टो होने से चीजें और स्पष्ट होंगी। आप भी बनाइए मैनिफेस्टो, ये तो और पारदर्शिता होगी ना मैम। मैं कह रही हूं ना कि मैनिफेस्टो क्या है, अरविंद केजरीवाल की सरकार तो जब देती है तो गारंटी देती है, मैनिफेस्टो नहीं निकालती, गारंटी देती है। अच्छा, शब्दों का खेल है। लोकपाल की भी गारंटी दी थी मेरे ख्याल से, सबसे पहली गारंटी तो लोकपाल की थी। अभी 1.5 साल सबसे पहली गारंटी तो आम आदमी पार्टी की तरफ से लोकपाल की थी, पास कर दिया है पंजाब में। तो ये चीज है, तो ये स्थानीय मुद्दों को देखें और किस तरीके से जनता परेशान है। 19 तारीख को देखिए कि अब सारी भ्रष्टाचार में सफाई सरकार ने ये बातें कर रहे हैं, क्या कर्ज की भ्रष्टाचार का आलम बढ़ा दिया है वहां पे। मैं आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ आपके पास। हाँ ठीक है, जवाब ले लेते हैं मैडम। अत्रे जी कुछ कह रहे हैं?
कि मैं ये कह रहा हूं कि ये कट्टर ईमानदार सरकार वाले ये बताएं कि आपके दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल में है, पंजाब वाले आपके भ्रष्टाचार के मामले में जेल में है, और आप अपने आप कहते हैं कट्टर ईमानदार सरकार। और दूसरी बात, कर्ज की बात, 7,000 करोड़ रुपया आपने केंद्र सरकार से दिल्ली में मांगा, और ये कह के मांगा कि हमें कर्मचारियों की तनख्वाह देनी है। आपके पास हो रहा है, हमें कहानी सुना रहे हो कर्ज की, आप सरकार तनख्वाह देने के पैसे मांग रहे हो। और दूसरी बात जो मैंने सवाल किया था, मेरा सवाल केवल इतना था, एक नए स्कूल का नाम बता दे या एक नए हॉस्पिटल का नाम बता दे, वो आप कभी नहीं बताते। और यहाँ पे आप गाथा गाते हैं बड़ी बड़ी, इतने आप झूठ बोलते हो भाई। यही तो मैं शुरू में कह रहा था कि आपके झूठ को हरियाणा की जनता ने पहले दिन पहचान लिया था, इसलिए तो क्षेत्र में आपका ये हाल हुआ। अब मैं बात करता हूं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि इन्होंने पेंशन बंद कर दी, ये बहुत समझने वाली बात है आशीष भाई जी। जिस वक्त मनोहर जी की पिछली सरकार का टेन्योर था, जब हरियाणा सरकार ने यह निर्णय किया कि जो डीबीटी के जरिए पैसा ट्रांसफर होगा, मतलब अगर किसी को बुढ़ापा पेंशन मिल रही है या विधवा पेंशन मिल रही है, वो बैंक खाते में सीधा जाएगा। इसका फर्क ये पड़ा, लगभग 2.25 लाख पेंशन फर्जी पाई गई। आशीष भाई मैं दोबारा कह रहा हूं, फर्जी पाई गई, क्योंकि खाता जो बैंक पैसा जाना था सीधा खाते में, और वो खाते में तभी जा सकता था कि जो आदमी उस लाभ को ले रहा है वो लाभार्थी एग्जिस्ट करता हो। तो कांग्रेसी मित्रों ने क्या कर रखा था, लगभग 2.25 लाख ऐसी पेंशन लगा रखी थी जो लाभार्थी दुनिया में ही नहीं थे, जो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। उसका पैसा किसकी जेब में जाता था? यही सबसे बड़ी तकलीफ थी कांग्रेसियों की, तभी तो निर्मला चलनी शुरू की थी, तभी ये डीबीटी के हक में इन्होंने शोर मचाना शुरू किया, पेंशन बंद कर दी। एक्चुअली तकलीफ ये थी कि 2.25 लाख लोगों के पेंशन के पैसे मित्रों के जेब में जाते थे, और ये कहते साहब आपने पेंशन आए। एक और बात इन्होंने कि आपने कौन से नए हॉस्पिटल खोले, मुझे हंसी भी आती है इनकी इन बात पे। ये गुड़गांव में रहते हैं, फरीदाबाद के अंदर अटल बिहारी जी के नाम 200 बेड का जो हॉस्पिटल खुला वो नया हॉस्पिटल नहीं था। हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज क्या वो नया नहीं है? कभी पंचकुला में आके देखिएगा कि पंचकुला का हॉस्पिटल क्या बना दिया, अंबाला कैंट में जाके देखिएगा कि अंबाला कैंट के हॉस्पिटल क्या बना दिया है। स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में हरियाणा सरकार के कार्य को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉग्नाइज किया। ये तो इंटरनेशनल लेवल पे न्यूज थी, और साहब हम पूछ रहे कि साहब आपने अस्पताल कौन सा नया बना दिया। अब देखिए दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट। हाँ, इन्होंने वो सवाल किया था, कोई नई यूनिवर्सिटी बना दी पलवल के अंदर ही, श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय इसी सरकार ने शुरू किया है भाई, किसी और ने तो शुरू किया वो। तो पता नहीं ये आके मतलब इस तरह का अजीब सा झूठ क्यों बोलते हैं। अपने आप को पूरा प्रॉपर तैयार करके आओ, पूरे आंकड़े लेके आओ, फिर यहाँ पे चर्चा करो। अब विषय जो है जिसके ऊपर हम चर्चा करें, अभी जो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी कि उनकी एक काउंसलर जो है पार्षद निर्विरोध चुनी गई है, बहुत अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी के 14 निर्विरोध चुने गए हैं, बाकायदा अखबार के अंदर न्यूज थी, अब बाकायदा हमने अखबार प्रेस विज्ञप्ति दी थी, सबके नाम थे, वो पढ़ के आप हमें भी बधाई दे देते। तो मेरा केवल ये कहना है कि झूठ से चुनाव जीते जाते, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की जनता जो है बहुत जागरूक है और पॉलिटिकली बहुत अवेयर है। ये जो आम आदमी पार्टी और ये जो हमारे कांग्रेसी मित्र ये पूरे के चैनल पे बैठेंगे, दो झूठ बोलेंगे, शिखा जी का लाभ हो जाए। अत्रे साहब, शिखा जी का जो कंसर्न था, शिखा जी का कंसर्न था जो वो जितना मैं समझ पाया, अगर मैं गलत हूं शिखा जी तो रोकिएगा मुझे, कि आप लोग जितना अंडरस्टिमेट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को, निर्विरोध उनके पार्षद चुने गए हैं, तो ये एक शुरुआत है आम आदमी पार्टी की हरियाणा में, एक शुरुआत है। मैं आ रहा हूं दीपक, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। तो इसका मैं आपको उदाहरण देके बताता हूँ। देखिए हमारे एक निकाय में अध्यक्ष पद के लिए भारतीय जनता पार्टी की टिकट मांग रहे थे, लगातार वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने अपने एक पुराने कार्यकर्ता को स्थानीय संगठन के साथ विचार विमर्श करके पुराने कार्यकर्ता को टिकट दे दी। अब वो जिनका महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी, उन्होंने क्या किया, वो जाके आम आदमी पार्टी की टिकट लिया। आम आदमी पार्टी के पास अपना तो कुछ है ही नहीं है, ना कोई संगठन है, ना कोई कार्यकर्ता है। तो जैसे जेजेपी के मान लीजिए, उदाहरण दे रहा हूँ कि हमारे साथ तो हुआ इसलिए मैंने बता दिया। तो किसी दूसरी पार्टी के अगर मान लीजिए जेजेपी ने किसी को चुनाव में नहीं लड़ाया, उसकी जगह दूसरे को लड़वा दिया, तो वो जाके आम आदमी पार्टी के ले ली। आम आदमी पार्टी का क्या है यहाँ पे, और आम आदमी पार्टी को जानता कौन है यहाँ। तो इससे शिखा जी को बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, वो नतीजे बता देंगे शिखा जी को। बिल्कुल। दीप कमल क्या कह रहे थे आप, बताएं। देखिए दो चीज, मैं आ रहा हूँ शिखा जी, आ रहा हूँ, एक बार दीप कमल जी बात पूरी करने, मैं आ रहा हूँ। देखिए दो चीजें, एक तो जब आम आदमी पार्टी की नेता भ्रष्टाचार की बात कर रही थी और प्रवीण अत्रे जी ने इनके 2 स्वास्थ्य मंत्रियों का जिक्र किया, तो ये कह रही थी कि पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री ने पकड़वाया। अब जब जिस भ्रष्टाचार को इनकी पार्टी माने और पहचाने और पकड़वा दे, वो तो भ्रष्टाचार ठीक है,
लेकिन दिल्ली में इनके स्वास्थ्य मंत्री को केंद्र सरकार और केंद्र की एजेंसियां अगर कहें कि वो कुछ गड़बड़ कर रहे थे, उनके घर से बहुत सारी चीजें ऐसी मिली हैं, तो वो गलत है। मतलब ये तो दोहरी बात हो गई ना कि आप खुद जिसको बुरा मानो, चाहे वो तो आपका अपना हो किसी का हो, उसको तो हम ये मान ले कि हाँ। एक मिनट रुक जाइए, अब एक मिनट बात पूरी करने दीजिए। नहीं मिला सरकार, एक मिनट पूरी करने दीजिए। ये तो आप कह रही है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ। आप देखिए ना, मेरे पास तो पूरे सबूत है, आप देखिए। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ। अब ऐसे नहीं होगा ना, जनता को पता है सब। हाँ, जनता को पता है ना, ये छोड़िए। हाँ, यहाँ पर बात रुक जाइए, ये ठीक है, जनता को पता है, ये बात तक सही है। लेकिन ये मत कहिए कि जिसको आप पकड़े या आप कहीं भ्रष्टाचारी है वो तो मान ले हम, लेकिन जिसको केंद्र सरकार पकड़ ले वो फिर राजनीति है। ये मत। दूसरी बात, और दूसरी बात, एक मिनट, क्योंकि मैं आप देखिए आपकी बातों में विरोधाभास है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और थोड़ा सा आप धीरे धीरे चीजें को ऑब्जर्व करेंगे तो सुधरेगा, ठीक होगा। अब किसी भी इलेक्शन में निर्विरोध कब आदमी चुना जाता है? या तो जिस दिन नॉमिनेशन का आखिरी दिन हो, कोई और उसके सामने नॉमिनेशन ही ना भरे, उस दिन हम कह सकते हैं कि वो निर्विरोध चुना गया। या फिर जिस दिन नॉमिनेशन वापस लेने का दिन हो और उनके खिलाफ वाले व्यक्ति सारे नॉमिनेशन वापस ले लें और वो अकेला मैदान में रह जाए, तो फिर हम इलेक्शन कमीशन उसको कह देता है कि आप निर्विरोध चुने गए। अभी बीच में कौन सी 14 तारीख को 15 तारीख को ये कौन सा वक्त है जब आप कह रही हैं कि निर्विरोध चुना गया? आज ना नॉमिनेशन हुए हैं, ना नॉमिनेशन वापस हुआ है, ना रिजल्ट आया है, ना वोटिंग हुई है। किस हिसाब से निर्विरोध हो गया? एक बार चेक कीजिए ना कैसे। मैं आपको टेक्निकली बता रहा हूँ ना, निर्विरोध ऐसे नहीं होता कि कैंपेन चल रहा है, 10 कैंडिडेट बीच में लड़ रहे हैं और एक आदमी को महसूस हुआ कि मैं तो चुन लिया गया। ऐसे कैसे हो जाएगा? बाकी के नो कहाँ जाएंगे? या तो नो के नो उसके घर आकर बैठ जाए, अगर नो के नो उसके घर आकर बैठे हो तो उसकी फोटो दिखाइए। ये थोड़े होता है, ऐसे नहीं होता है। आप थोड़ा सा पता करके आइए डिबेट में जब भी आए। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी कह देंगे। आपके पास एक वीडियो आया पेहवा से, उसका कह देंगे, तमालखा से कोई व्हाट्सएप आया, उसका कुछ कह देंगे, अब नूह से कुछ आया तो वो डिबेट में परोस देंगे। थोड़ा सा तसल्ली कीजिए। हम ये मान, देखिए डिबेट में जब बैठते हैं, डिबेट में जब हम बैठते हैं तो ये मानकर चलते हैं, कोई भी प्रवक्ता कोई बात कह रहा है तो फिर वो सोच समझकर और तसल्ली से कह रहा है। ये नहीं कि उस 1 घंटे को जीतने के लिए कह रहा है, ऐसा मत कीजिए। सिर्फ यहाँ पर इतना ही नहीं है, ये तो डिबेट्स की विडंबना है कि वो कांग्रेस के प्रवक्ता जो 10 तारीख से पहले दावे करते थे कि हमारे तो 35 विधायक हैं, हमारा नहीं आया तो नाम बदल दीजिएगा, आप इसी डिबेट पर हमें बताइएगा, वो अब दिखेंगे नहीं कहीं पे। वो रोटेट करते हैं, अब दूसरे लोग आते हैं डिबेट में। दीपक कमल जी, चूंकि चर्चा अभी चुनावों तक जारी रहेगी तो कुछ और एक विषय रह गए हैं। चूंकि समय की कमी, इसलिए मैं माफी चाहूंगा जिन अपने प्रवक्ताओं को समय थोड़ा कम मिल पाया उनसे माफी चाहूंगा। लेकिन आगे चर्चा आगे जारी रहेगी निकाय चुनावों तक इस विषय पर, तो फिर से मौका मिलेगा तो इसमें हम आगे विषय रखेंगे। कुछ एक सवाल मेरे और थे जो रह गए थोड़े से पॉलिटिकल चर्चाओं के बीच। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। निकाय चुनाव पर ये चर्चा आज के लिए फिलहाल हम इसे यहीं रोक देते हैं, लेकिन विषय निकाय चुनाव का रहेगा, आम जनता के मुद्दों का रहेगा, तो इसे आगे हम उठाते रहेंगे।